बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 19 अप्रैल पाकिस्तान में इतवार की शाम। आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 141। अहम खबरों की तरफ जाने से पहले एक गुजारिश। हमारा पिछला व्लॉग आप शायद नहीं देख सके होंगे, जब उसे क्लिक करते होंगे तो वो प्ले नहीं होता होगा। वजह उसकी यह है कि उसके आखिर पर दो ऐसी खबरें हैं जो आप फैमिलीज और बच्चों के साथ बैठ के नहीं देख सकते। उन दो खबरों के अंदर गलीज और फोहुश वीडियोस हैं, लेकिन वो आपके सामने रखनी भी ज़रूरी थी ताकि रिकॉर्ड पर आ जाएं कि किस तरीके से पाकिस्तान में अब बयानिया जीतने के लिए, सच और हक की आवाज़ों के खिलाफ अपनी आवाज़ क्रिएट करने के लिए या अपना बयानिया मार्केट में रखने के लिए ऐसी खवातीन और हजरात का अब इस्तेमाल किया जा रहा है जो फहुश और गंदी गुफ्तगू करते हैं। वो वीडियोज़ आप किसी सूरत भी अहले खाना के साथ बैठ के, फैमिलीज़ के साथ बैठ के या बच्चों के साथ बैठ के नहीं देख सकते। मैं उन आखिरी दो खबरों की बात कर रहा हूँ, और उन खबरों को शुरू होने से पहले हमने आप सबको इन्फॉर्म भी किया, इंतबाह भी किया कि आप इन खबरों को अब नहीं देख सकते। अगर आप फैमिली में बैठे हैं, परहेज़ कीजिए, तभी देखिए अगर आप अकेले बैठे हैं। उनको हमने स्पेशल तरीके से टैग किया, रैंक किया यूट्यूब के अंदर, ताकि आप कोई बच्चा या आप अचानक उसे क्लिक ना कर दें और वो वीलॉग आपके सामने ना चल पड़े। अगर आपने उस वीलॉग को देखना है तो मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी फैमिली या बच्चों के साथ नहीं बैठे। उसका जो लिंक है वो इस वीलॉग के आखिर पर भी शेयर कर देंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने यूट्यूब पर अपना एक अकाउंट बनाया हो, क्योंकि यूट्यूब पहले मेक श्योर करेगा कि आपकी उम्र 18 साल या उससे ऊपर है, और उसके लिए आपका ईमेल के साथ एक अकाउंट बनना यूट्यूब के ऊपर ज़रूरी है। अगर आप सिर्फ यूट्यूब की ऐप खोल के एक गेस्ट के तौर पर उसे देखते हैं यूट्यूब को, और आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं कर रखा, तो फिर वो आपको वो वीडियो नहीं देखने देंगे, क्योंकि उनको गालिबन अंदाज़ा नहीं होगा कि आप 18+ हैं या नहीं हैं। तो ये ज़रूरी इत्तला देनी थी, इन केस आपको लगे कि वो वीडियो क्यों नहीं चल रही, क्या मसला है, वीडियो क्यों नहीं आई, सुबह का वीलॉग क्यों नहीं आया। उस वीलॉग में जो पहले 20-22 मिनट की खबरें हैं वो तो नॉर्मल है सारी, लेकिन आखिरी दो खबरें जो हैं वो बहुत ही आपको हैरान कर देंगी, चौंका देंगी कि किस तरीके की पाकिस्तान में गुफ्तगू हो रही है। शायद मगरिब की भी उस तरीके की गुफ्तगू पब्लिकली ना हो रही हो। ये कोई खुफिया वीडियोज़ नहीं है फोश, ये अब आप ये कह लीजिए कि अवामी सतह पर छोटे छोटे जलसों के तरह तरह जो है वो इंटरेक्शन ऑनलाइन की जा रही हैं, और उनके अंदर ऐसी गुफ्तगू हो रही है कि आपको लगेगा कि जैसे कोई रिलीज फिल्म चल गई है। अब चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ, और आज की पहली खबर में एक दफ़ा फिर हमें मलका तरन्नम नूर जहां मरहुमा उनको सुनना पड़ेगा, जो उन्होंने एक मिली नगमा, जो आप ये कहिए जंगी तराना गाया था। ए पुत्र हटाते नहीं विकदे की लभनी विच बाजार कुड़े सौदा नकद भी नहीं मिलदा तू लभदी फिरे उधार कुड़े। सुन लिया आपने, ए पुत्र हटाते नहीं बिकते, इसीलिए हमने इनको स्पेशली लगाया है एम्बेसडर्स। बहुत सारे मुल्कों में इनको एम्बेसडर के तौर पर भेजा जा रहा है। जो फॉरेन ऑफिस के अफसरान हैं, जिनका ये हक होता है, जिनकी सारी उम्र ये ट्रेनिंग होती है, उनको बाईपास कर दिया गया है, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, भारी तनख्वाहों पर, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर इन शख्सियात को लगाया गया है, जिनमें ज़्यादातर मिलिट्री अफसरान हैं और कुछ इसमें फिर सिविलियन भी हैं। ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर हैं, इनको एम्बेसडर्स लगाया गया है। इन्होंने ज़िंदगी में कभी ये काम नहीं किया जो डिप्लोमेसी है, जो फॉरेन ऑफिस का काम है, जो वजारत ख़ारजा का काम है, वो बहुत ही डेलिकेट है, बहुत ही ख़ास काम है। उसके लिए आपको साल साल की महारत चाहिए, लेकिन बग़ैर किसी महारत के इन दोस्तों को वहाँ लगा दिया गया। अब ये वहाँ पर क्या गुल खिलाएंगे ये ना आपको पता है ना हमें पता है, लेकिन शायद पता भी है। इनके नाम आपके सामने रखते हैं। शहजाद पराचा साहब की ये स्टोरी है, उन्होंने आज ये स्टोरी ब्रेक की है। 15 नॉन करियर जो एम्बेसडर्स हैं वो अपॉइंट किए गए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, और इनमें नाम कौन कौन से शामिल हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड कामरान तब्रेज़, ये नाइजीरिया में पाकिस्तान के एम्बेसडर भेजे गए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड खुरम सरफराज खान, इन्हें जॉर्डन में पाकिस्तान का सफ़ीर लगाकर भेजा गया है। डॉक्टर यूसुफ जुनेद, इन्हें तुर्की में पाकिस्तान का सफ़ीर बनाकर भेजा गया है। डॉक्टर फरियाल लगारी, तुर्कमानिस्तान में इन्हें भेजा गया है। फिर आगे मेजर जनरल रिटायर्ड नैयर नसीर, इन्हें श्रीलंका के अंदर पाकिस्तान का एम्बेसडर बनाकर भेजा जा रहा है। एयर मार्शल रिटायर्ड मोहम्मद मुगीस अफजल, इन्हें सीरिया शाम में भेजा जा रहा है पाकिस्तान का एम्बेसडर बना के। फिर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर कतर में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, पहले ही हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लगे हुए हैं, इस वक्त अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं।
इनमें कुछ लग चुके हैं, कुछ शायद जाएंगे, मीन अभी जाने वाले हैं, और कुछ अपनी पोजीशन संभाले खड़े हैं, मतलब मोर्चों के ऊपर मुकम्मल तौर पर अपनी बंदूकें लेके दुश्मन की तोपों का वहाँ पर दफा कर रहे हैं, तोपों के ख़िलाफ़, उनकी गोलाबारी के ख़िलाफ़ एम्बेसडर बन के वहाँ पर भरपूर किस्म से वतन अजीज़ का दफा किया जा रहा है। फिर उसके बाद मेजर जनरल रिटायर्ड कंवर उस्मान अहमद ख़ान यूक्रेन में गए हैं। फिर मारी साहब हैं, इनको वियतनाम भेजा गया है एम्बेसडर बना के। फिर वाइस एडमिरल फैसल रसूल लोदी, इन्हें मालदीव भेजा गया है एम्बेसडर बना के। मोहम्मद इरफान तारर, इन्हें नाइजर में भेजा गया है एम्बेसडर बना के। फिर ज़हीरुद्दीन बाबर तहीम, कंबोडिया में इन्हें एम्बेसडर बना के भेजा गया है। आदिल गिलानी, मोराको में इन्हें एम्बेसडर बना के भेजा गया है। मेजर जनरल रिटायर्ड मुमताज़ हुसैन, इन्हें लीबिया में एम्बेसडर बना के भेजा गया है। मोहम्मद समीउर रहमान, इन्हें पोलैंड में एम्बेसडर बना के भेजा गया है। अभी 4 एम्बेसीज और रहती हैं जो या तो खाली हैं या टेम्प्रेरी बंद की हुई हैं, वहाँ भी एम्बेसडर्स भेजे जाएंगे। हो सकता है कि वो एम्बेसीज या कॉन्सुलेट दोबारा खोल दिए जाएं सिर्फ एम्बेसडर्स भेजने के लिए। अब ये एम्बेसडर लेवल की अपॉइंटमेंट्स हैं, हर एम्बेसी के अंदर इसके नीचे भी बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स हैं जो बहुत ही लुक्रेटिव, जिसमें बहुत बड़े बड़े पैकेजेस के ऊपर लोग काम करते हैं। तो ये सिर्फ आपको एम्बेसडर्स की अपॉइंटमेंट बताई हैं, जो नीचे पूरा अमला है उसके बारे में अगर आप सुने तो आप के होश उड़ जाएंगे कि वहाँ किस किस को और कितने लोगों को लगाया गया। तो वहाँ भी सैकड़ों की तादाद में पूरी दुनिया के अंदर मिलिट्री से भी और जाहिर है दूसरे एरिया से भी लोगों को पकड़ पकड़ कर अपॉइंट किया गया है उनको ऑब्लाइज करने के लिए। तो वो जो 3 साल 5 साल ऐसा टेन्योर गुजार के आते हैं, उसमें वो अपनी जेब अच्छी तरह से भर लेते हैं। और यही वजह है कि आपको किसी भी लॉलेसनेस के खिलाफ, किसी भी गैर आइनी काम के खिलाफ, किसी भी गैर कानूनी काम के खिलाफ आपको कोई बोलता हुआ या आवाज़ उठाता हुआ या इस्तीफ़ा देता हुआ नज़र नहीं आता। वजह क्या है? क्योंकि हिस्सा बकदरे जुस्सा सबको दे दिया जाता है, और बल्कि हिस्सा बकदरे जुस्सा नहीं, जुस्से से कहीं ज़्यादा हिस्सा सबकी जेबें इतनी भर दी जाती हैं कि वो इसी सिस्टम के मरून मिन्नत अपने आप को समझते हैं, इसी सिस्टम के वो बेनिफिशरीज होते हैं। तो ये जो जुल्म का सिस्टम है, ये जो लाकानूनियत का सिस्टम है, ये जो गैर आइनी सिस्टम है, ये जो बार बार आइन को तोड़ने का सिस्टम है, इसकी बातें तो आप बहुत सुनेंगे, लेकिन ये वकला के अंदर अगर आप देखें, मसलन मैं एग्जांपल दे देता हूँ, हमेशा से आप वकला में 2 ग्रुप सुनते रहे, दोनों अपनी पोस्टरिंग एंटी इस्टेब्लिशमेंट करते थे। एक हामिद खान साहब का ग्रुप था और एक आसमा जहांगीर साहबा का ग्रुप था। अब उन्होंने शुरू में, जैसे ऐसा ही है जैसे कोई बंदा शुरू में 4-5 दिन को नमाजें शमाजें पढ़े और उसके बाद वो मैं खाने चला जाए और वो कहे मैं उस ज़माने में नमाज़ पढ़ा करता था, मेरे साथ आप वही वाला सलूक करें। यही काम आसमा जहांगीर साहबा का जो ग्रुप है, उन्होंने शुरू में बिल्कुल कोई ना कोई पोजीशन ली होगी एंटी इस्टेब्लिशमेंट और लिए रखी, लेकिन उसके बाद जैसे ही नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान के साथ उनके हाथ मिले, जनरल्स के साथ उनके हाथ मिले, तो पूरे का पूरा ग्रुप जो है, बल्कि आप दूसरे लफ्ज़ों में कहें कि उस ग्रुप के अंदर जितनी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ हैं वो हैं ही ऐसी जो इस्टेब्लिशमेंट के घर में सियासी तौर पर पैदा हुई हैं और परवान चढ़ी हैं। तो ऐसा ग्रुप जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट के नाम से वकला में बनाया गया, वो पूरे का पूरा प्रो इस्टेब्लिशमेंट, या बल्कि प्रो क्या, वो इस्टेब्लिशमेंट ही बन गया। तो उसके बाद दूसरा जो हामिद खान साहब का ग्रुप है, कम अज़ कम हामिद खान साहब ने, बुज़ुर्ग हैं हमारे लिए तो बहुत ही काबिल एहतराम है, उन्होंने कम अज़ कम अपनी डिग्निटी बरकरार रखी। वो जीते या हारे, उन्होंने अपने आप को प्रो इस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाया बल्कि प्रो कॉन्स्टिट्यूशन ही रखा पाकिस्तान के, जो उनका काम है। लेकिन उनका मसला क्या है? उनका मसला इमरान खान साहब से मिलता जुलता है, वो भी आधे हाथ से ही मिलाते हैं। मसलन मेरे बड़े मेहरबान हैं, लेकिन अगर मैं भी फ़ोन करूंगा तो उकताई हुई आवाज़ में ही फ़ोन उठाएंगे। अब पाकिस्तान में आप जनाब चाय बिस्किट बैठो जफियाँ पपियाँ, जब तक आप ये ना करें, बंदे को बंदा ही नहीं समझते। वो कहते हैं ना ना ना, ये बंदा ठीक नहीं है, ये तो बड़ा ही जो है ना वो बड़ा ही ड्राई सा बंदा है, इसके साथ क्या ताल्लुकात। और वकला में तो सारा दिन होता ही है, कचहरी गए, आगे से जज साहब नहीं आए, तारीख पढ़ी, बाहर खड़े होके जफियाँ शफियाँ डाली, गप्पें लगीं, चाय बिस्किट चले, लंबी बातें, और फिर कानूनी काम गैर कानूनी काम। ये तो हामिद खान साहब जैसे खान साहब हमारी सोसाइटी के अंदर थोड़े मिसफिट एक किरदार हैं उस हिसाब से। वैसे तो जाहिर है वो कौम के लीडर हैं, लेकिन जितने वो उजले हैं, उजले का मतलब है जितने वो ईमानदार हैं, जितने उनके जो कवानीन है ज़ाती हैसियत में, वो अक्सर उनके दोस्तों को भी परेशान कर देते हैं कि हमारी इससे दोस्ती थी, या हमने तो इसकी पार्टी के लिए, इसके लिए ये किया था, ये अब हमारे कहने पर इतना सा छोटा सा गैर कानूनी काम नहीं करेगा। इसी तरह के हालात जो हैं वो हामिद खान साहब के हैं। तो इस वजह से जब तो वेव आती है कि दूसरी साइड बिल्कुल ही अन्नी डाल देती है, तो फिर वकला को समझ आती है कि नहीं यार, हमें हामिद खान साहब जैसा बंदा चाहिए, वो
कोई और कुछ नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो खड़ा है, वो सारी मजबूरियों के बावजूद जो है वो अपने ज़मीर का सौदा तो नहीं कर रहा, तो फिर उस तरफ वोट पड़ते हैं और वो जीत जाते हैं। लेकिन अमूमी तौर पर जब वकला को लगता है कि नहीं यार, इनसे कौन सा DHA के प्लॉट लेके दिए जाने, इनसे कौन सी डीलें करके दी जानी है, इन्होंने तो हमें बात भी नहीं करनी अच्छी तरह से, चाय भी नहीं पिलानी, इनके असूलों को हम क्या करेंगे, हमें तो बंदा चाहिए जो जफ्फी डाले कुट के। सो इसलिए फिर वो दोबारा हामिद खान साहब से हटेंगे तो एहसन भून साहब को आप, या आज़म नज़ीर तारड़ साहब को आप बिल्कुल वैसा ही समझें जैसा पाकिस्तान के अंदर अमूमी तौर पर किसी थाने में बैठा SHO है। अमूमी तौर पर मैं कह रहा हूँ, सारे SHO तो नहीं को हो सकता, कोई अल्लाह का बंदा भी हो, लेकिन अमूमी तौर पर जिस तरह के SHO हैं, आएँ जनाब, जाएँ जनाब, तो आप जो मर्ज़ी करवाएं जनाब। तो अब हमारी सोसाइटी, क्योंकि मिनहासल कौम, हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन हमारा जो इखलाकी मेयार है वो जहाँ पर चला गया, जो पिछले व्लॉग में हमने आपको सुनवाया भी है, एक इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही बड़े जो उन्होंने आजकल अपनी तरफ से उसको बड़ा करके और इंटेलेक्चुअल करके पेश किया था, गालिबन उस बच्चे का नाम शहजाद गयास है, उसकी इस तरह की वो गलीज़ वीडियो है, उसकी वो इस तरह की ख़वातीन की मौजूदगी में बैठे हुए गुफ्तगू है कि जो आप सगे भाई बैठ के नहीं देख सकेंगे, जो उस व्लॉग के अंदर वीडियो है। मतलब बाकी छोड़ दें, ख़वातीन को छोड़ दें, माँ बाप को छोड़ दें, बहन भाई और बच्चों को छोड़ दें, आप अगर दो सगे भाई बैठे मेरा व्लॉग देख रहे हैं तो मैं तब भी आपको कहूँगा कि वो व्लॉग जो है उसके अंदर जो आखिर पर 2 वीडियोज़ हैं वो आप इकट्ठे बैठ कर ना देखें, उसमें ऐसी गलाजत है। तो ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है, ऐसे लोगों को छोड़ा जाता है, और बहुत सारे लोग समझते हैं कि वो इंटेलेक्चुअल हैं। मसला उनका क्या था कि उन्होंने बहुत पहले बताया कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे इसलिए छोड़ गई कि मैं इमरान खान पर तनकीद करता था, या वो इमरान खान की बहुत ही ज़्यादा सपोर्टर थी, और जर्नल्स ने देखा कि यार इसका तो दिल दुखा हुआ है इमरान खान की वजह से, इसको प्रमोट करो। उन्होंने कहा चलें, किसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा पुढ़ा भी है, उसको कहा थोड़ी सी अंग्रेज़ी बोलो, थोड़ा सा उर्दू बोलो, और तुम्हें हम प्रमोट करते हैं। हमारा तासुर है, जाहिर है, हमारे पास कोई कागजात इस चीज़ के तो नहीं है, लेकिन जैसे फिर उनके पॉडकास्ट जिसको सामने बिठाया, और लोगों को भी शुरू में लगा होगा कि यार बच्चा है, पढ़ा लिखा है, इंटेलेक्चुअल बातें करता है। वो अलग बात है कि वो लगता नहीं कि वो, जब हमने थोड़ी सर्च की तो पता चला सोशल मीडिया के ऊपर ही कि उनकी ख़वातीन, उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, उसने क्लेम ये किया कि नहीं, इमरान खान साहब की वजह से मैंने नहीं छोड़ा, ये नहाते नहीं थे, मैंने इन्हें इसलिए छोड़ा। मुझे नहीं पता ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, पिछले व्लॉग में हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया, लेकिन कहने की बात यह है कि ये जिस तरह का करूरा है, मीन इसी तरह के लोग चाहिए। वो आपको जेन जी में भी उनको वैसे लोग, क्योंकि हर जनरेशन में, हर वक्त में आपको इब्नुल वक्त मिल जाएंगे, तो वो भले उन्हें जो मम्मी डैडी जिन्हें कहते हैं उस पैकेजिंग में उस तरह के लोग मिलें, भले उन्हें पुराने क्रूड पैकेजिंग जो हमारे वाली थी या हमारे बुजुर्गों के ज़माने की थी उसमें मिले, हर ज़माने में उन्हें इब्नुल वक्त ऐसे टाउट किस्म के लोग चाहिए जिन्हें या तो वो एम्बेसडर्स लगा दें इस तरीके से, और वो फिर उनके जो वहाँ पर इंटरेस्ट हों, मफादात हों, उनको वॉच करें, ना कि पाकिस्तान के मफादात को वॉच करें। तो इसीलिए आप देखेंगे ये 3-4 शतूंगड़े छोड़े थे, इनकी अगर आप इखलाकी हालत, मतलब इनकी ज़ाती गुफ्तगू सिर्फ सुन लें, जो शायद आपने कभी बाथरूम में अकेले भी अपने साथ नहीं की होगी, अकेले खड़े होकर भी, जो ये ख़वातीन की मौजूदगी में ख़वातीन के साथ गुफ्तगू करते हैं, ख़वातीन के सामने गुफ्तगू करते हैं, ख़वातीन के बारे में गुफ्तगू करते हैं, लेकिन औरत कार्ड ये हमें हमेशा निकालेंगे मुखालफों के ऊपर। तो एक दफ़ा फिर इंतबाह है कि अगर आप किसी भी तरह से उस व्लॉग को देखें तो तब देखिए जब आप अकेले बैठे हुए हैं, क्योंकि इस कदर उसमें गलीज़ बातें मौजूद हैं इन लोगों की कि आपके होश उड़ जाएंगे, और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि सिर्फ बयानिए की जंग जीतने के लिए ये फहाशी को, ये करप्शन को, ये बेरारवी को किस तरीके से प्रमोट करते हैं। और ये अब की बात नहीं है, ये साल से। तो जैसे मैंने बुकला की एग्जांपल आपको दी कि उसमें अक्सर जो असूल पे खड़े लोग हैं वो अकेले खड़े रह जाते हैं, और जिन्होंने, अब दूसरा पाकिस्तान की ट्रेजेडी ये है, जैसे मैंने कहा कि किसी ज़माने में 80s में आसमा जहांगीर साहबा ने ज़रूर नारा लगाया होगा, जैसे ऐसे ही समझिए जैसे आज मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हक पे खड़ा हूँ। एक जैसे किसी ज़माने में नजम सेठी साहब कहते हैं कि उन्होंने भी बड़ी जद्दोजहद की हुई है, बिल्कुल की होगी, हम बड़ा एहतराम करते हैं, लेकिन अब आज से 10 साल के बाद आप सोचिए कोई मिलिट्री डिक्टेटर आए जो पाकिस्तान में जमहूरियत को गिरा दे, और उसका जो भी नाम हो, और मैं वो लोगों को भी मार दे, कत्ल भी कर दे, और मैं बैठ के उसकी जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करूं कि ज़रूर बिल्कुल ठीक गोलियां मारी हैं, ये लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर आज आप मेरे लिए कोई जज्बात रखते हैं तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप तब भी रखेंगे, आप उस दिन परखेंगे ना, हर दिन परखते हैं आप अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, बहन भाइयों को, हर एक को हर रोज़ परखते हैं ना। एक आपका भाई है, बहन है, पुप्पो है, मामू है, वो सारी ज़िंदगी आपके साथ खड़ा रहा है या आपके साथ अच्छा सलूक रहा है, लेकिन किसी मौके पर वो आपसे ऐसी बदतमीज़ी कर देता है, आपके साथ ऐसा बुरा सलूक कर देता है, आपके माँ बाप को ह्यूमिलिएट कर देता है, तो क्या आप वो पुराने सारे वक्त के ऊपर आपका दिल ख़राब नहीं होगा जो आपके साथ तब होगा? तो ये जो हमारे सो कॉल्ड लिबरल्स हैं, हमारे सो कॉल्ड जो चैम्पियन है, आसमा साहबा तो अब वफात पा चुकी हैं, अल्लाह उनकी मगफरत करे, मैं जो मौजूदा
वाकई उनकी बात कर रहा हूँ, वो जिंदा होती तो वो इसी तरफ खड़ी होती जिधर आज ये सारे खड़े हैं। मैं ये पूरे यकीन से आपको बता रहा हूँ, वो बिल्कुल दूसरी तरफ नहीं खड़ी होती। आप मारवी सरमद साहबा को देख लें, बाकी सबको दबे छुपे अल्फाज में कभी को ट्वीट कर देते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बरकरार रखने के लिए, लेकिन ये सब अंदर से जनरल साहब की तरफ ही खड़े हैं और खड़े रहेंगे। हमेशा इन्होंने यही काम किया है। हाँ, जब जब इनको उस दरबार में जगह नहीं मिली तो तब तब ये बन गए वो आप क्या कहते हैं उसे, ये ज़रा आप इनकलाबी बन गए। अब आप कहेंगे आप लोग भी तो जनरल बाजवा के साथ बहुत, हमने तो एक दफ़ा सीख लिया ना, अब अगर आइंदा हम भी ऐसी ही हरकतें करें तो फिर बिल्कुल आपको ऐसा ही हमारे बारे में भी कहना भी चाहिए, तनकीद भी ऐसी करनी चाहिए, एहतराम भी इतना की देना चाहिए। तो एक गलती की गुंजाइश तो किसी के पास भी होनी चाहिए और होती है, लेकिन अगर आप अपनी गलती से सीख लें। ये गलती नहीं करते, ये इनकी चॉइस है और बार बार यही काम ये करते हैं और आपको आने वाले टाइम में भी करते हुए नजर आएंगे। बहरहाल ये हमारे जो मेजर, ज़्यादातर इसमें रिटायर्ड मेजर जनरल साहबान हैं, ज़ाहिर है बेचारे बेरोज़गार होंगे। और ये भी होता है कि मिलिट्री में आप बहुत मसरूफ़ होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, बेगमात के लिए भी अजाब बनते हैं, बच्चों के लिए भी। अब देखिए किसी को मालदीव भेजा है, किसी को यूक्रेन भेजा है, किसी को कहाँ भेजा है। इनकी तो ये इनकी तो लॉटरी लग गई ना, ये तो अब छुट्टियां करेंगे, पेड वेकेशन होगी। ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, नौकर चाकर, बाहर की पूरी दुनिया की सैर, घर वाले, बेगम साहबा भी मिसेज एम्बेसडर बनेंगी, वो भी वहाँ पर पार्टीज़ करेंगी, पार्टीज़ में इनके खाने करेंगी, लोगों को बुलाएंगी। मतलब एक पूरे का पूरा मनोरंजन कर दिया ना उनका रिटायरमेंट में एक दफ़ा। फिर उन्हें आप ऐसे ही समझिए कि जैसे उनके हार्मोन्स रिफ़्रेश कर दिए गए हैं, उन्हें इंजेक्ट कर दिया है उनके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स को, जो वो एक जवानी की ज़िंदगी दोबारा से गुजारेंगे। और इनमें से किसी की ट्रेनिंग नहीं, इन्हें कुछ पता नहीं डिप्लोमेसी किस बला का नाम है। वहाँ लेफ़्ट राइट अबाउट टर्न नहीं होना, वहाँ गोली नहीं चलनी, वहाँ गोला नहीं चलना, वहाँ मिलिट्री के जो वॉर कोर्सेज आपने किए हैं वो काम नहीं आने, उनका कोई लेना देना नहीं है। डिप्लोमेसी है, इसकी बहुत फाइन ट्यूनिंग, ट्रेनिंग, डेलिकेसी है इसमें बहुत ज़्यादा, उससे कोई किसी का लेना देना नहीं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में हर एक ने सलूट ठोकना है और जो जन साहब कहते हैं वो ठीक कहते हैं, तो फिर जब जो जन साहब कहते हैं वो ठीक कहते हैं, तो एम्बेसडर कौन सा छोटा सा, ये कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते? हम तो सारे काम कर सकते हैं, तो ये कैसे हम नहीं कर सकते? ये वैसे ही है जैसे पाकिस्तान की मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो वाइस चांसलर्स हैं उन्हें जर्नल्स को ला के बैठा दिया जाता है। उनका क्या काम है एजुकेशन से? उनको क्या पता कि एक प्रोफेसर के साथ कैसे ट्रीट करना है? मीन एक प्रोफेसर जो है वो अमूमी तौर पर वो वही मेरे ख्याल में अच्छा प्रोफेसर हो सकता है जो बहुत अच्छा सबॉर्डिनेट नहीं है, जो आज़ाद सोचता है। जो बहुत अच्छा सबॉर्डिनेट है वो कभी भी क्रिएटिव प्रोफेसर नहीं हो सकता। मैं अच्छे सबॉर्डिनेट का मतलब ये नहीं कि उसमें डिसिप्लिन ही ना हो, मैं कह रहा हूँ जो मालशिया हो उसने क्या क्रिएटिव होना है। अब जनरल साहब को तो मालशिया चाहिए होंगे, तो यूनिवर्सिटीज़ में जैसे ही जनरल साहबान ऐड होंगे 99%, कोई एक आध एक्सेप्शन होगी, तो क्रिएटिविटी यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकल जाएगी। तो बहरहाल ये क्योंकि रिसोर्सेज की जंग है, यहाँ पर कोई मेरिट की जंग तो है नहीं, तो जैसे उनका बस चलता है वो दबा कर करते हैं। अब जी वाशिंगटन से खबर आ रही है, एक्सियोस आजकल बहुत अंदर की खबरें दे रहा है, बहुत एक्सेस है एक्सियोस के पास, सदर ट्रंप की कैबिनेट, वाइट हाउस की, और आजकल बहुत सारी खबरें एक्सियोस ब्रेक कर रहा है। उन्होंने खबर ये ब्रेक की है कि वाशिंगटन में ईरान की सूरत हाल पर एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास में टेलीफोनिकली आसिम मुनीर साहब को भी लिया गया और फिर बाद में ईरान के लोगों से भी बात की गई। वो कहते हैं कि सिचुएशन रूम के अंदर ये इजलास हुआ जिसमें उनके साथ मार्को रूबियो थे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं इस वक्त, वज़ीर ख़ारजा अमेरिका के, JD वैंस थे जो नायब सदर हैं, CIA के डायरेक्टर थे और दीगर आला हुकाम शरीक थे। ब्रेक थ्रू ना होने की सूरत में आइंदा चंद दिनों में जंग दोबारा शुरू होने का खदशा है। गालिबन 3 दिन बाकी हैं जो नई डेडलाइन एक्सटेंड की हुई है सदर ट्रंप ने उसके ख़त्म होने में। उसके ऊपर मुझे लगता है ये डेडलाइन और एक्सटेंड हो जाएगी। और बहरहाल वहाँ पर आसिम मुनीर साहब जो हैं उन्होंने भी इस सारे मामले के अंदर जो है वो शमूलियत इख्तियार की। फिर इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, और इससे पहले असल में ये स्टोरी फॉक्स न्यूज़ की थी। फॉक्स न्यूज़ ने ये स्टोरी ब्रेक की जिसे अब इकोनॉमिक टाइम्स भी रख रहा है सामने। उन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की कि पाकिस्तान आसिम मुनीर मे बी अ रेड फ्लैग एंड लाइबिलिटी फॉर ट्रंप एंड कंपनी, US इंटेल वॉर्न्स। वो ये कह रहे हैं कि US की जो इंटेलिजेंस है उन्होंने रिपोर्ट किया है, जो US के खुफिया इदारे हैं, इंटेलिजेंस के इदारे हैं, उन्होंने सदर ट्रंप और उनकी कैबिनेट को वार्न किया है कि जो आसिम मुनीर हैं वो काबिल भरोसा नहीं हैं, रेड फ्लैग हैं और आपके लिए लाइबिलिटी बन जाएंगे, ये आपको धोखा देंगे, आपके लिए मसले क्रिएट करेंगे, आपका फ़ायदा नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसमें ज़ाहिर इंडियन लॉबी भी काम कर सकती है, कोई इसमें शक नहीं। इंसाफ की बात करनी चाहिए, जो असूल की बात है। मैं आपको पता है कि रोज़ ही आसिम मुनीर के ऊपर तनकीद करता हूँ, और जब तक वो आइन को पाकिस्तान में रिस्टोर नहीं करते, इमरान खान के ऊपर जुल्म बंद नहीं करते, और जो भी उनका कानूनी
अंजाम है वो आसिम मुनीर साहब का नहीं होता। मैं तनकीद उनके ऊपर जारी रखूँगा, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है ये जो खबर है ये ज़ाहिर है सदर ट्रंप को भी पता ही होगा कि लाइबिलिटी हैं या उन्हें फ़ायदा दे रहे हैं। तो अगर ये इंटेल के इदारों की फॉक्स न्यूज़ इस वक्त खबर दे रहा है और इकोनॉमिक टाइम्स भी पब्लिश कर रहा है, तो लग ये रहा है कि इसके अंदर कोई ना कोई इंडियन लॉबी का भी काम यहाँ पर ज़रूर लग रहा है, क्योंकि मुझे नहीं नज़र आता कि जो यूएस के खुद से इंटेल इदारे हैं वो ये ऐसा सोचते हैं, क्योंकि जितनी उन्हें एक्सेस आजकल सेंटकॉम में है और दूसरी जगहों पर है, अगर वो ये सोचते हों कि वो लाइबिलिटी और रेड फ्लैग हैं तो उन्हें बिल्कुल भी उतनी एक्सेस वहाँ पर ना दी जाती। तो ये खबर छपी है। उसके बाद मैरियट होटल इस्लामाबाद, वहाँ से आज एक नोटिफिकेशन सामने आया है, ताहिर साहब ने शेयर किया है, जर्नलिस्ट हैं इसलिए हम इसे मुतबर मानते हैं, वो अच्छे जर्नलिस्ट हैं, अपना अच्छा काम करते हैं। और उन्होंने अब ये जो लेटर सामने हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें जो जनरल मैनेजर हैं उन्होंने मैरियट होटल में ठहरने वाले तमाम गेस्ट्स को बताया कि आज 19 तारीख जो कि इतवार, उस दिन 3 बजे तक आप हर सूरत होटल खाली कर दें। पूरा होटल हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ले लिया, बिल्कुल ऐसे ही सरीना होटल को मुकम्मल खाली करवाया गया था और पूरा होटल जो है वो उन्होंने टेक ओवर किया था। तो उन्होंने कहा कि पूरा होटल जो है वो हमने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे दिया है, और इसमें कोई मुद्दत नहीं बताई कि किस दिन तक ये होटल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लिया है। उन्होंने कहा कि पूरा होटल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमसे रिक्वेस्ट कर लिया है और आपको हम कहीं और कमरा बुक करवा देंगे, आप आज 3 बजे तक हर सूरत चेकआउट कर दें। ये उन्होंने मैरियट होटल में। तो लग ये रहा है कि मैरियट होटल में अब अगले जो मुज़ाकरात हैं वो होने वाले हैं, जिसके लिए उसको खाली करवा लिया गया। इत्तलात यही है कि पीर वाले दिन तो नहीं कल, लेकिन मंगल और बुध को शायद यहाँ मुज़ाकरात हों, क्योंकि आपको बताया कि 3 दिन रह गए हैं उस डेडलाइन में, उससे पहले ये मुज़ाकरात शुरू करेंगे। शायद डेडलाइन जो है वो एक्सटेंड हो जाए। मैं अभी भी अपना तज्जिया वहीं रख रहा हूँ कि बड़ी जंग दोबारा शुरू नहीं होगी, छोटी मोटी झड़पें होंगी, कभी टूटेगी लाइन, कभी जुड़ेगी, लेकिन आखिरकार ये मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि दोनों पार्टीज़ फंसी हुई हैं। दूसरी तरफ सदर ट्रंप और ज़्यादा इसलिए फंसे हुए हैं कि यूरोप अलग होकर खड़ा हो गया है, यूएई वगैरह के मामला जो हैं वो आपके सामने हैं, इसलिए मुझे लगता है कि किसी न किसी सूरत में मुज़ाकरात तोड़ चढ़ जाएंगे। सिर्फ 5 या 10% चांस मैं हमेशा से इसलिए रखता हूँ कि अगर सदर ट्रंप के ऊपर, क्योंकि अब लोकली बहुत प्रेशर है कि वो इस जंग को हर सूरत उन्होंने ये बताना है लोगों को कि मैंने जीत के आना है, मैं जीत के आया हूँ। अब मिलिट्री के हिसाब से तो ईरान को बहुत मार पड़ी है, लेकिन वो जो अपना बयानिया है उसको तगड़ा रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो बयानिए में भी हार जाएंगे तो जो मौजूदा ईरान के अंदर सेटअप है उनके लिए ईरान के अंदर कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जैसे ही सदर ट्रंप कहते हैं कि मैंने ये जंग मुकम्मल जीत ली, मैंने ये शर्त भी बनवा ली, ये भी ईरान आगे से कहता है कि नहीं ये झूठ है, हमने ये शर्त नहीं मानी। तो ये आप देखेंगे ईरान बिल्कुल 1 इंच भी पीछे, मुझे नहीं लगता, मेरा तज्जिया ये कि नहीं हटेगा इस चीज़ के ऊपर, वजह कि वो बयानिए की जंग अपने यहाँ जीतना चाहते हैं ताकि मौजूदा सेटअप वहाँ पर भी चलता रहे। तो दोनों की सियासी एग्जिस्टेंस जो है उसका मामला है दोनों गवर्नमेंट्स का। वरना तो अगर एक क्लेम कर भी रहा हो कि मैं जीत गया हूं तो दूसरा चलें चुप रहता है कि चलें कर ले क्लेम, कौन सा जीता है, लेकिन चलें कर ले क्लेम, हम काम चलाते हैं। लेकिन जैसे ही एक तरफ से बयान आता है ठक करके दूसरी तरफ से बयान आता है, दोनों गैलरी के साथ खेल रहे हैं, दोनों अपनी पब्लिक को भरपूर इंगेज करके रखना चाहते हैं। फिर अमरीकी वफूद का साजो सामान पहुंचना शुरू हो गया है। आज सुबह एक अमरीकी फौजी कार्गो तैयारा नूर खान एयरबेस पर उतरा, साजो सामान उतारा और वापस चला गया। अब कहा जा रहा है कि शायद दूसरा राउंड जो है वो मुमकिन तौर पर मंगल या बुध से शुरू होगा। साथ ही साथ रावलपिंडी की जो मेट्रो बस है जो रावलपिंडी से चल के इस्लामाबाद आती, उसे भी बंद कर दिया गया है। वो अब इस्लामाबाद के अंदर नहीं आएगी, सिर्फ रावलपिंडी की हद तक वो काम करेगी, वहीं सदर और उस इलाके के अंदर चलेगी। अभी मेरा ख्याल कल परसों तक वहाँ भी उसे बंद कर देंगे मुझे लगता है, तो उसे बंद कर दिया गया है। उसके साथ ही साथ जो डीसी पिंडी हैं उन्होंने कहा कि ऑल प्राइवेट पब्लिक एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट, जो ये सारे ट्रक वगैरह जो गुड्स की ट्रांसपोर्ट करते हैं, उन सबको भी बंद कर दिया। रावलपिंडी तकरीबन हर चीज़ के लिए, इस्लामाबाद तो बंद ही बंद है, रावलपिंडी भी तकरीबन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए जो है वो ता हुक्म सानी जो है वो मुअत्तल रहेगी। ये डीसी रावलपिंडी जो है उन्होंने ये बयान दिया। इसके साथ ही साथ डीसी इस्लामाबाद जो हैं उन्होंने भी यही इसी तरह का नोटिफिकेशन निकाल दिया, जिसमें तमाम किस्म की ट्रैफिक जो है वो ता हुक्म सानी जो है वो बंद कर दी गई है। तो ये वो अरेंजमेंट्स हैं जिससे लग रहा है कि अब अगले 1-2 दिन के अंदर यहाँ दोबारा मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं। फिर आपको याद होगा वो हॉस्टल्स खाली करवाने की एक ऑडियो थी जो कल हमने आपको सुनवाई थी, थाना न्यू टाउन रावलपिंडी की। अब जो रावलपिंडी डीसी हैं वो कहते हैं ये फेक न्यूज़ है, हालांकि मेरे ख्याल में डीसी रावलपिंडी गलत बयानी कर रहे हैं, ये फेक न्यूज़ नहीं है। अब मीडिया कह रहा है गैलेक्सी बॉयज़ हॉस्टल ईरान रोड को बंद करवा के तलबा को रात गए निकाल दिया गया, बारिश में वो दरबदर रहे। ये झूठी खबर नहीं है, सच्ची खबर थी, हॉस्टल्स खाली करवाए गए, लेकिन उस पर क्योंकि बदनामी बहुत हुई वो ऑडियो लीक हो गई, जिसकी वजह से अब हर जगह पर उसका चर्चा है।
आगे चलते हैं। आगे जितने भी सहाफ़ियों की शदीद तनकीद है, ताहिर ख़ान साहब ने इस पर आवाज़ उठाई है कि किस तरीके से गैर मुल्की अगर मेहमान आ रहे हैं उनको आपने सिक्योरिटी भी देनी, उनकी हिफाजत भी करनी सर आंखों पर, लेकिन जैसे आप आवाम को जलील कर रहे हैं, ये सोचने की बात है कि आप किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो मामलात कर रहे हैं कि अपनी आवाम को आप बिल्कुल उनकी तजलील करते हैं। अड्डे बंद, ट्रांसपोर्ट बंद, दुकानें बंद, हॉस्टल्स बंद, होटल्स बंद, तो सारे का सारा अजाब जो है, और घरों में बिजली बंद, तो सारे का सारा अजाब जो है वो आवाम के ऊपर है। तो सहाफ़ी ताहिर ख़ान कह रहे हैं कि वो गालिबन 36 साल से सहाफ़त कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का आवाम से गैर इंसानी सलूक उन्होंने पहले कभी होते हुए नहीं देखा। उसके बाद जो सुहेल वड़ाइच साहब है, उन्होंने नया शोशा अब ये छोड़ा है कि अब जो जमहूरियत है वो तेल लेने चली गई है, और उन्होंने असल में जमहूरियत तो नहीं कहा, सियासत कहा है, और उन्होंने कहा कि वो तेल लेने चली गई है। इस वक्त तेल आपको पता है पूरी दुनिया में ख़त्म हो गया, मुहावरतन कह रहा हूँ कि तेल लेने चली गई है, और असल में वो पैगाम दे रहे हैं अब नून लीग को और पीपल्स पार्टी को कि आप लोगों की छुट्टी। उन्होंने कहा कि अब फील्ड मार्शल ने जितनी कामयाबियां समेट ली हैं, जितनी उनको इज़्ज़तें सुहेल वड़ाइच साहब के मुताबिक मिल गई हैं पूरी दुनिया में, दुश्मन भी इज़्ज़त कर रहे हैं, दोस्त भी कर रहे हैं, तो अब आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब कि अब आप आपका हक, अपना हक नहीं मांग सकते। अब जो सियासत है उसको छुट्टी, आप समझ ही रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। तो अपने अपने कद में आ जाएं सारे, अपनी अपनी तनख्वाह असल के ऊपर काम करें जो आपकी असल है। अब हर जगह पर फील्ड मार्शल ही फील्ड मार्शल है। ये लफ्ज़ उनके नहीं है, लेकिन कहना वो ये चाह रहे हैं। वो कहते हैं सियासत की हदूद होती हैं, रियासत पर सवाल उठाने से मसला पैदा होता है, सच को झूठ कहना तारीख की सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है। हालांकि माशाल्लाह वड़ाइच साहब सारी उम्र ही सच को झूठी और झूठ को सच ही कहते आए, लेकिन वो कहते हैं कि ये तारीख की नाइंसाफ़ी है, दूसरा कोई ऐसा ना करे। जितनी फील्ड मार्शल की वजह से सारे काम हुए, अब सियासतदान सियासत के लिए रियासत को चैलेंज ना करें, और अब सियासत पर उन्होंने झाड़ू फेर दिया है। मतलब जैसे बिलावल जरदारी की छुट्टी हुई है, बाकी सियासतदान जो हैं उनकी भी छुट्टी होने वाली है, वो भी अब कोशिश ना करें दोबारा से कोई ऐसी हरकत करने की। बाकी थोड़ी मिडल ईस्ट से खबर